नमस्कार। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसी चरण में आयुष मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रकार के वेबिनार आयोजित किए गए। तो आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं, पैनल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस फील्ड से संबंधित है और अलग-अलग क्षेत्रों से में इन्वॉल्व है। यहाँ अनुसंधान की भी बात होगी, तो वहीं क्लिनिकल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंसेस सभी शेयर किए जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं बताऊं कि आज जो एक्सपर्ट्स हैं उसमें प्रोफेसर वैद्य के.एस. हिमांजी, जो डायरेक्टर जनरल है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, आयुष मंत्रालय के। द्वितीय डॉक्टर राम मनोहर, जो रिसर्च डायरेक्टर है अमृता सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन आयुर्वेद, अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद, जो बेसिकली रिसर्च से एसोसिएटेड है पिछले 30 वर्षों से। फिर मैं बताना चाहूंगी डॉक्टर विनीता देशमुख जी को, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर वघोली पुणे में, और लगभग 12,000 कैंसर पेशेंट्स को इस संस्थान में मैनेज किया गया है। और मैडम का वास्ट एक्सपीरियंस जो है वो ना केवल प्रैक्टिस में है अपितु रिसर्च का भी है। फिर मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद पोटे, जो एसोसिएट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में, और ये भी अपने क्लिनिकल कैंसर से रिलेटेड क्लिनिकल रिसर्च के लिए इनका काफी कार्य है। तो इसके साथ में सर्वप्रथम महानिदेशक महोदय प्रोफेसर वैद्य के.एस. हिमांजी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क दें। डॉक्टर राम मनोहर जी, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर शरद देशमुख, शरद पोटे, विनीता देशमुख और बाकी सभी चिकित्सक मित्रों, कैंसर आयुर्वेद में है, इस विषय में शायद आप लोगों के बीच में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कई सारे नामों से कैंसर जैसी डिजीज कंडीशन जो हैं, असाध्य व्रण भी कुछ इस प्रकार के लिख रखे हैं जो भी आज की टर्मिनोलॉजी में, आज की अंडरस्टैंडिंग में कैंसर के अंतर्गत जाते हैं। वास्तव में जो मैं आपको इसकी एक बैकग्राउंड, जो एट्रेक और टाटा कैंसर हॉस्पिटल वालों ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि हाउ दे डाइवर्टेड टूवर्ड्स आयुर्वेदा, में आपको उसको रिट्रीट कर रहा हूं, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि बट ऐसे उनके एक्सपीरियंस हुए कि जिनको उन्होंने कहा था कि आपका जीवन 3 महीने है या 6 महीने है, तो 1 साल के बाद वो दोबारा से रीअपियर हुए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। कि तो जब उन्होंने उसके मुंह पर देखा, डिस्चार्ज नोट देखा और वो पेशेंट की कंडीशन अच्छी देखी, वो पेशेंट चल के आ रहा है, अच्छी हालत में है, तो लेटर ऑन उन्होंने, ऐसा जब रिपीटेडली उनके साथ हुआ, तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन पे एक चिकित्सक को बिठाया और ऐसे जो रिविजिट करने वाले जो पेशेंट थे उन सबसे एक वो लिया, फीडबैक लिया कि आप क्या ट्रीटमेंट लेते थे, आपको कैसे अच्छे हुए। तो उन्होंने फिर अपने एक्सपीरियंस जब सुनाया तो उनको मैक्सिमम लोगों ने अपने रिसोर्सेज से, जानकारी से या लोगों के बताने से आयुर्वेद चिकित्सकों से चिकित्सा ली थी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी डिजीज रिग्रेशन और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो जो सब बढ़े, तो उनका ध्यान इस तरफ आया एंड दे वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द आयुर्वेद फॉर कैंसर केयर एंड कैंसर ट्रीटमेंट। और शायद यही एक रीजन था कि हमें पोद्दार मुंबई में जो हमारा CCRS सेंटर है उसको हमने स्पेशली डेजिग्नेट किया कि वो अपनी एक्टिविटीज को कैंसर पे फोकस करे। सो फ्रेंड्स, देयर आर मेनी सच प्रोजेक्ट्स व्हिच हैज बीन डन। डॉक्टर श्रुति आपको बीच बीच में बताती रहेंगी कौन कौन से रिसर्च प्रपोजल प्रोजेक्ट जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और कौन से अभी चल रहे हैं, और उनके आउटकम भी उस प्रकार से आ रहे हैं। और अभी हम लेटेस्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी पर NCI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ US के साथ
इसके ऊपर एक एक्टिविटी का प्रपोजल आगे बना है. Ministry is still trying their level best to create such an atmosphere where radiotherapy, chemotherapy is also given in the same hospital, and side by side, what is required from the holistic approach of Ayurveda, that patient is also provided the same care. If such an research proposal is agreed upon by the researchers and the ethics committees give their approval, then and then the system in an integrative fashion can give their show their potential and give their best, and that will further open the doors for the customized approach or individualized approach system. And the role in prevention and management is known to all of us, where the Ayurveda fraternity should not think about which type of cancer one is suffering from, which system he is suffering from. We have a very specific approach towards the human as a whole, and what is the immediate requirement. If patient is emaciated, exhausted after chemotherapy and radiotherapy, it does not mean that Ayurveda people will immediately start their anti-cancer drug in that patient. No, that patient has to be revived. The quality of life of that patient has to be improved. That patient has to be made stable where he can tolerate the further treatment, and Ayurveda has a lot to contribute in this field. Simply, every patient has to be categorized. What are the features predominantly present in that particular patient in that condition when he came to the physician or the Ayurveda center, whether these are Vata dominant features, and mostly we come across the Pitta dominant features or Rakta Dushti dominant features when a patient of cancer after treatment report to the Ayurveda physician. And if we take a simple approach of Pitta Shaman Chikitsa, diet, lifestyle, and revive the patient, improve his health, and later on the Virechan Prakriya can be done in that patient. But it is not always possible that when a patient come and you understand that he is suffering from Pitta dominance of the state of his disease, he should be given Virechan. First of all, he has to made fit for Virechan. So in that case, Ayurveda has a lot to contribute, and our outcomes from Bombay Center and all other Ayurveda physicians across the country are similar, and many such physicians are actively doing the cancer care as well as cancer treatment, and their results are also same as the experience of all other physicians are there. I think with this perspective, I wish all the success. Thank you very much for giving me this opportunity to speak in front of you with my views, what I have gathered in my 30 years of professional career. Thank you very much. Thank you, sir, for your introductory remarks. और सर ने वेबिनार की भूमिका को बहुत ही स्पष्ट रूप से सबके समक्ष रखा है. तो इसी सीरीज में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर विनीता देशमुख मैम को, जिनका कैंसर मैनेजमेंट, कैंसर प्रैक्टिस एज वेल एज रिसर्च में योगदान है. और मैं बताना चाहूंगी कि आयुष मंत्रालय द्वारा उनके सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी बनाया गया है. तो मैम, सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जो आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं, मतलब अगर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए आपके संस्थान ने क्या कार्य किया, क्या आपकी अचीवमेंट्स रहे हैं उसमें, क्या लिमिटेशंस रहे हैं? नमस्ते. मैं सबसे पहले आयुष डिपार्टमेंट और CCRS को धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने ये कैंसर अवेयरनेस के लिए अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है. आपने मैडम अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ये है कि कैंसर प्रिवेंशन ये आयुर्वेद का एक सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है. और हमारे हॉस्पिटल में हमने 1996 में जो कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, उसमें कंफर्म बायोप्सी से जो कैंसर पेशेंट्स कंफर्म है उनके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया. ये पेशेंट पहले से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, ये सब ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो बाहर के हॉस्पिटल में लेते थे और बाद में उसके साथ हमारे सेंटर में वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते थे.
तो फर्स्टली हमारा एम ये था कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर लेना, उनके जो कीमो से रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स है वो कम कर लेना और उनका सर्वाइवल बढ़ाना। तो अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे 12,000 से ज्यादा पेशेंट ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का लाभ लिया है। लेकिन जब हम ये पेशेंट को ट्रीटमेंट देते थे उसी समय हमारे मन में ये भी एक बात थी कि इनके जो स्पेशली इनके जो रिलेटिव्स है कि जो कैंसर होने के लिए वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट में हम ऐसे पेशेंट सब उनके जो रिलेटिव्स क्लोज रिलेटिव्स है उनके लिए हम कुछ डाइट गाइडलाइंस देते हैं, हर साल एक बार दो बार पंचकर्म लेने के लिए बताते हैं और उनको कुछ आयुर्वेद में जो रसायन चिकित्सा बताई है उसमें से हर्बल रसायन है वो लेने के लिए गाइड करते हैं। तो स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर विच इज हैविंग अ hereditary part, means most of the breast cancer patients they have a family history of breast cancer, ovarian cancer or any other type of cancer. So ये patient के जो relatives होते हैं खास करके उनकी जो लड़कियां होती है या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनके लिए उनके मन में एक डर होता है कि हम कैंसर से बचाने के लिए क्या करें। तो हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के जो रिलेटिव्स है स्पेशली जो यंग उनकी जनरेशन है उनके लिए काउंसलिंग करते हैं, उनको उनके मन में जो एक भय होता है कैंसर का वो निकालने के लिए उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आप कैंसर प्रिवेंशन कैसे कर पा सकते हैं उसका गाइडेंस देते हैं। उनकी एक छोटी सी हिस्ट्री लेके आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी प्रकृति क्या है, यह प्रकृति के अनुसार उनको क्या क्या रसायन चिकित्सा पंचकर्म और डाइट देना है वो एडवाइस करते हैं। और मुझे एक आपको कहने के लिए अच्छी एक बात है कि हम अभी एप्ट्रैक के साथ एक प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाहते हैं कि जो BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन जिन ब्रेस्ट कैंसर के और ओवेरियन कैंसर के पेशेंट को होता है, ऐसे पेशेंट के जो रिलेटिव्स है कि जिनको अभी कैंसर नहीं हुआ है लेकिन वो BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन जिनमें है, ऐसे पेशेंट के लिए हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और पंचकर्म का एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं। थैंक यू मैम। Dr. Ram Manohar, can you suggest some modalities for the preventive aspect of Ayurveda in cancer research? What can be the models and any experience regarding this? I mean, of course, even though cancer has a genetic basis, the whole development of cancer is based on damage to the DNA. The fact is that it is triggered mostly by environmental factors, and so it is actually a very preventable disease. In fact, even common things before going to Ayurveda, it is quite well established that tobacco, alcohol, diet, obesity, infectious agents, environmental pollutions and radiation are the major causes of cancer worldwide. And these factors are actually modifiable and preventable. What I think Ayurveda adds to this whole process, Dr. Vinita Deshmukh already hinted that, is that we can fine tune it, make it even more accurate, because Ayurveda first of all is the individual constitution. We can tailor make the whole dietary and lifestyle regimen for each individual so that it will be very effective. Today in modern medicine, there is an understanding of general factors that are, causing cancer, and they are giving general dietary and lifestyle modifications. But in Ayurveda, we can take it to the personal level and make it more specific to the individual. And especially what we have understood is also that cancer and heart disease, two major killers worldwide, are caused by what in Ayurveda is called as Leena Amatva. That the ama is becoming leaner and it is getting inside the dhatu and remaining for a long period of time. And gradually it is the influence of this ama by all irritating substances from Ayurvedic point of view. If you look at tobacco, alcohol, all these factors that are causing cancer, they have Ushna Ruksha Guna, Ojo Viparita Guna. And that is what triggers these mutations and genetic changes. So from an Ayurvedic point of view, even before doing Panchakarma and Rasayana, excellent Deepana Bhajana medications are needed. I mean, this Leena Ama has to be brought out. And after that, only doing Panchakarma and Rasayana will actually be effective. Both this cardiovascular disease and cancer, which are major killers today,
are emerging because of lack of shodhana in the modern society. Ahitajarna, which causes dosha to move from koshta to shakha and get deposited in the dhatus. So I think these are 4 or 5 principles, like understanding the prakriti, assessing the ama very carefully, understanding the leenatvam of the ama. So this we can do as a preventive regimen in many cancers at a very early stage if we do Deepana Pachana. Panchakarma and Rasayana is necessary, but before that, mobilizing all this ama dosha from the body, I think that needs to be really given great importance. So this is my overall comments here, and in our institute actually we are trying, what we have understood is that a lot of experience in treating cancer in terms of supportive care, improvement in quality of life, and even at early stages, you know, even curative intervention is possible. सर मैं अब इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर शरद को NIA जयपुर से। सर प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर आप कुछ अपना प्रकाश डालिए सर। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। हम ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को 3 क्राइटेरिया में कैटेगराइज करते हैं। पहला क्राइटेरिया है वो पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी ये तीनों नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास मिले हैं कि ना वो रेडियोथेरेपी लेना चाहते, ना कीमोथेरेपी लेना चाहते, ना सर्जरी कराना चाहते और स्वेच्छा से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कराना चाहते। ऐसे भी पेशेंट हमारे पास है। थ्रोट कैंसर के पेशेंट है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है, ओरल कैंसर के पेशेंट है और लंग कैंसर के पेशेंट मेरे पास अभी 1-1 साल से चल रहे हैं पेशेंट। और हमारे जो आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक दवा से और आयुर्वेदिक दवा में खास करके कुछ आयुर्वेदिक कैंसर रोधी औषधियां, विषग्न और रक्त प्रसादक योग, कुछ रसायन योग, कुछ अग्निवर्धक चिकित्सा और कुछ आहार में परिवर्तन और योगासन और प्राणायाम, इन 6 तत्वों को यूज करके हम उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं और 3-3 महीने के बाद हम उनका CT स्कैन करा रहे हैं कि कितना उसका ग्रोथ कम हुआ। तो हमारे पास अभी मेरे पास थ्रोट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर और लंग कैंसर के पेशेंट है जो हमने शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से उनको मैनेज किया है और उनमें काफी हद तक सिम्टोमेटिक तो रिलीफ है ही, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छा सुधर गया है और साथ साथ में रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी हमें मिले हैं। एक पेशेंट मैं आपके साथ शेयर कराना चाहूंगा। गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट है, वो 4 स्टेज में, आफ्टर टी जाउंडिस और बिलिरुबिन 21 और वो रिजेक्टेड फॉर सर्जरी वालों ने इवन स्टेंट डालने के लिए भी मना कर दिया क्योंकि उसकी वो ओल्ड एज में है और कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट वालों ने भी मना कर दिया कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी के लिए। तो हमारे पास अभी वो 3-4 महीने से चल रहा है और ही इज इम्प्रूव्ड। बिलिरुबिन कम हुआ है, हम हर 7 दिन में उसका बिलिरुबिन करा रहे हैं। तो अभी 14 बिलिरुबिन है और उसका एपेटाइट बढ़ गया है। जो उसके प्रॉब्लम थे, खास करके गॉल ब्लैडर कैंसर में जो प्रॉब्लम होते हैं, डिस्टेंशन एब्डोमेन, फ्लैटुलेंस, ये जो प्रॉब्लम्स है वो भी कम हो गए। अभी उसका हमें CT स्कैन करके रेडियोलॉजिकल क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ कम हुआ क्या उसका साइज, ये हमें देखना है। दूसरी जो पैलिएटिव केयर में हम उनको यही चिकित्सा हम कंटिन्यू करते हैं, बस उसमें हम योगासन नहीं कराते हैं, अगर हो सके तो प्राणायाम कराते हैं और आहार में परिवर्तन करते हैं, अग्निवर्धन चिकित्सा देते हैं, रसायन थेरेपी भी उनको देते हैं, आयुर्वेदिक रसायन थेरेपी और रक्त प्रसादक और विषग्न योग देते हैं और कुछ भल्ला तक जैसे भी योग देते हैं। और और तीसरा भी मेरे पास ग्रुप है जो कीमोथेरेपी के बाद आता है। तो कीमोथेरेपी के बाद जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम तुरंत हमारी जो आयुर्वेदिक कैंसर रोधी दवाई नहीं देते हैं, उसके लिए हम बल्य चिकित्सा देते हैं और बहुत बार हम यापन बस्ती भी देते हैं, मुस्तादी यापन बस्ती, बलादी यापन बस्ती भी देते हैं और फिर रक्त प्रसादक और पित्त शामक चिकित्सा और अग्निवर्धक चिकित्सा और आहार में परिवर्तन करके और प्राणायाम करा के
फिर बाद में जब वो थोड़ा बहुत सस्ता हो जाता है और कीमोथेरेपी के जो हजार्ड्स है या उसकी जो टॉक्सिसिटी है या एडवर्स इफेक्ट है कम हो जाते हैं, तो फिर बाद में हम रिकरेंस टालने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम आयुर्वेदिक कैंसर रोधी औषधि देते हैं। पित्त शामक और शीतल और रक्त प्रसादक योग देते हैं और फिर बल्य चिकित्सा देते हैं और कुछ आहार विहार में परिवर्तन करके जब रेडियोथेरेपी के हजार्ड्स कम हो जाते हैं उसके बाद में हम बाकी हमारी चिकित्सा देते हैं। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है अभी कि पेशेंट मेरे पास अभी जो भी चल रहे हैं तीनों प्रकार के पैलिएटिव केयर के भी मेरे पास पेशेंट चल रहे हैं। हालांकि पैलिएटिव केयर में क्वालिटी इंप्रूव्ड है और दूसरे कैंसर ट्रीटमेंट के भी जो शुद्ध रूप से आयुर्वेद के लिए आए थे और जो जिन्होंने स्वेच्छा से रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी ना लेते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से हम आयुर्वेद लेना चाहते हैं, वो पेशेंट भी हमारे पास है। और कीमोथेरेपी के बाद जो आने वाले पेशेंट है वो भी पेशेंट है और रेडियोथेरेपी के बाद जो पेशेंट आते हैं वो भी पेशेंट है। कुछ पेशेंट मेरे पास सर्जरी के बाद, एक ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, वो सर्जरी के बाद में भी उसको रिकरेंस हुआ और वो भी 1.5 साल से मेरे पास पेशेंट चल रहा है। लिम्फ नोड में और बाकी इसमें उसका मेटास्टेसिस हुआ था और वो भी हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, रेडियोलॉजिकली भी मॉनिटर कर रहे हैं और सिम्टोमेटिकली और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उसका मॉनिटर कर रहे हैं और पेशेंट ठीक है, मतलब ठीक चल रहे हैं। मेरे पास जो भी पेशेंट है वो ठीक चल रहे, जो विश्वास से आयुर्वेद को अपना रहा है और दवा ले रहा है और आयुर्वेद के तौर तरीकों को और आहार विहार को और हमारे जो सुझाव है उनको मानते हुए जो निष्ठा से ले रहा है उसमें अच्छी रिजल्ट है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी है कि 15 दिन ले लिया फिर बाद में डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं या वो फिर नहीं आते, ऐसे भी पेशेंट है, तो उनमें कुछ रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो पेशेंट मेरे पास 1.5 साल से 2 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें अच्छे रिजल्ट है। कैंसर प्रिवेंशन के आगे अगर हम बात करें तो कैंसर मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट, हम कहें तो मुख्य रूप से जो जिस पे फोकस करने की जरूरत है वो एक मैनेजमेंट एस्पेक्ट भी है और कहीं ना कहीं यहाँ हमारे कंस्ट्रेंट भी हैं इन रिसर्च और कैंसर प्रैक्टिस में भी। मैं इसमें परिषद CCRS द्वारा लिए गए जो अभी तक हमने कार्य किए हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, तब मैं पैनल एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करती हूँ। तो अगर रिसर्च के एस्पेक्ट हम देखें तो एक तरफ जहां ड्रग रिसर्च है वहां क्लिनिकल रिसर्च है और कहीं ना कहीं ड्रग रिसर्च आगे चल के क्लिनिकल रिसर्च पे परकोलेट होती है। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित एक फॉर्मुलेशन आयुष QL2 को सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट के थ्रू लिया है, जिसमें हमने ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, उसके बाद उसके क्लिनिकल स्टडीज किए हैं। और ये क्लिनिकल स्टडी भिन्न भिन्न रूप में एक एम्स के साथ हमने ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पे की, जिसमें स्टेज 1 to स्टेज 3 के जो कीमो रेडियोथेरेपी के पेशेंट्स थे। और ये जो आज के गोल्ड स्टैंडर्ड है डबल ब्लाइंड प्लेसेबो कंट्रोल रैंडमाइज्ड ट्रायल था और इसमें 60 पेशेंट्स एनरोल्ड थे। ये एक पायलट स्टडी थी और 2 आर्म स्टडी थी और इसमें हमें ये देखने में आया कि जो लोकल कंट्रोल था एज कंपेयर टू प्लेसेबो ग्रुप जिसमें कीमो रेडियो दी जा रही थी वो बेटर था आयुष QL2 में, क्योंकि जो इसके घटक द्रव्य भी है वो एक पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशन है, वो बेसिकली रसायन, इंप्रूविंग इम्यूनिटी, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म पे कार्य करने वाले उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। दूसरी इसी चरण में हमने स्टडी की थी सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेंगलोर में। इसमें 80 पेशेंट्स थे, फिर वही डबल ब्लाइंड स्टडी थी। इसमें भी हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में रिजल्ट्स, आउटकम्स अच्छे मिले हैं और अभी रिसर्च पब्लिकेशन के लिए हमने सबमिट की है। सेकेंडली हमारी एक और, ये स्टडी तो कंप्लीट हुई थी, अभी हमारी एक और स्टडी चल रही है टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ, जिसमें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और एक्ट्रैक्ट मुंबई दोनों ही उसमें पार्टिसिपेटिंग सेंटर्स है और ये ओवेरियन कैंसर पे हमारा ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूँ कि रिसर्च पे जाने से पहले हम अगर कहें तो प्रैक्टिस टू रिसर्च ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो आयुर्वेद के इंटरवेंशंस पूरे देश में अलग अलग प्रैक्टिशनर्स यूज कर रहे हैं और अगर उन लीड्स के बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं तो वो बेटर सोसाइटी में परकोलेट हो सकते हैं उसके रिजल्ट्स एज कंपेयर टू रिसर्च ड्रिवन ड्रग बेस्ड रिसर्च। सो उस थीम को लेते हुए हमने
प्रोजेक्ट लिया है, वो भी हमारे जो सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई के थ्रू लिया है, जिसमें हम एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस के लिए, जिसमें डॉक्टर मनोहर भी इन्वॉल्व है और मैम भगोली से मैम देशमुख मैम भी उसमें इन्वॉल्व है। तो उसमें हम यही है कि आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका डेटा है, उसको एक डॉक्यूमेंट करें और उन डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे हम आगे किसी अगर उसके आउटकम को हम रिसर्च में ट्रांसलेट कर पाए तो वही उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। उसके अलावा हमने कैंसर के फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कैंसर केसेस को डॉक्यूमेंट करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए फॉर्मेट भी बनाया और इसको पब्लिश किया है, जो कि प्रैक्टिशनर्स एज वेल एज रिसर्चर्स की को उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ सर देशमुख मैम, विनीता देशमुख मैम को, कि मैम आपके पास जो कैंसर केसेस आते हैं मैनेजमेंट के लिए, वो कौन से कैंसर के पेशेंट्स होते हैं मेजॉरिटी में और किस स्टेज के आते हैं? देखिए मैडम, कैसे है कि हमारा जो कैंसर सेंटर है वो 1994 में शुरू हो गया है। तो आज जैसे बोल रहे हैं वो सच है कि पहले शुरू में जो कैंसर पेशेंट यहाँ एनरोल हो रहे थे वो एंड स्टेज, टर्मिनल स्टेज कैंसर पेशेंट्स थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अभी कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। लेकिन आजकल हम देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट्स में अवेयरनेस बहुत अच्छा है। मे बी ये गूगल सर्च की वजह से हो या कोई भी कारण से हो, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में अवेयरनेस, ट्रीटमेंट अवेयरनेस बढ़ा है। तो आजकल बहुत सारे पेशेंट्स कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं। तो हमारे सेंटर में ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर एट ऑल स्टेजेस, ऑल ग्रेड्स हम ट्रीट करते हैं और अभी अर्ली स्टेज में आने वाले कैंसर पेशेंट की संख्या धीरे धीरे बढ़ जा रही है। थैंक यू मैम। राम मनोहर सर, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिसर्च इन कैंसर मैनेजमेंट? I think as I was mentioning earlier, you know, and as you rightly pointed out, we have to do a practice-based evidence approach in cancer research, because as we know, cancer is one of the key diseases with so many unmet needs, and so people are already beginning to approach alternative systems of medicine worldwide. Even if you look at global organizations like NIH in the US, you know, it is in the field of cancer that they are more keen to explore alternative treatments than in other. So it very clearly shows that there is a big practice base and we have to start from that. In our own institute, we have set up collaboration with our allopathic oncology department, you know, because in our university we have both. And we are already started, I mean, bringing PhD scholars and researchers to start looking at what are the trends. How many cancer patients are actually, you know, being exposed to other systems of treatment? Many of that is not, the treating oncologist is not aware. They are doing it without the knowledge, and there are fears of, you know, interactions and so many concerns. So we have also decided that one of the first steps blocks to bring modern oncologists and Ayurveda doctors together, which I think is very essential for us to be able to do good documentation of what is happening in the practical field, is to do drug-herb interaction studies, which we are also initiated in our institute. We are looking at all the common Ayurvedic formulations that are widely used in cancer care. Most of the time it is done along with modern chemotherapy or modern treatments. So what is it that is happening when we give them together? If we are able to get some better data about this, there will be more cooperation from modern oncologists and we will be able to get more widespread information. I really believe before going into full-fledged individualized, I mean, you know, RCTs and other things, we have to better understand the realm of clinical practice. And as you are aware, through the CCRS, we have also cooperating, you know, as a knowledge partner in this documentation program with an allopathic oncologist in Kerala. He is the first medical oncologist of Kerala who changed to traditional systems, and he's using Siddha and Ayurveda medicines. And I want to point this here also that Rasa medicines, according to him, and we have seen in our experience, is giving very good results in many cancer patients, able to add so many years to their life, quality of life, and
all these things together. So this whole spectrum, multiple practitioners, and I think what CCRAS is doing extremely commendable, that we create a network of such practitioners and create a very robust recommendation system and bring out the data. That would be the foundation for more specific and focused research. So these are some of my thoughts, regarding the research scope in Ayurveda. Thank you, sir. And thanks for your support in the systematic documentation for cancer management, what we are doing at our institute at Mumbai. मैनेजमेंट के साथ ही जहां हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए पैलिएटिव केयर और रिहैबिलिटेटिव केयर में भी आयुर्वेद का बहुत ज्यादा रोल है। तो देशमुख मैम, आप अपने इसके संबंध में जो एक्सपीरियंस है प्लीज वो शेयर करिएगा। जैसे सर ने बता दिया, वैसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए कैंसर मैनेजमेंट में बहुत सारे एरियाज है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में हम जब कैंसर पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको हम 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप ये ऐसा ग्रुप है कि जिनको कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेना वो नहीं चाहते हैं, मे बी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के वजह से हो या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हो, और वो डायरेक्टली सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। ये ग्रुप ऑफ पेशेंट बहुत छोटा है, लेकिन कुछ पेशेंट इसमें इनरोल्ड है। दूसरा ग्रुप ऑफ पेशेंट है बी ग्रुप, जिसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेके भी फिर कैंसर का रिकरेंस हुआ है और अभी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। सी ग्रुप ऐसे होता है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। और डी ग्रुप है कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेके अभी डिजीज फ्री है, लेकिन आगे रिकरेंस ना हो, मेटास्टेसिस ना हो, इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो ये चारों ग्रुप में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एम अलग अलग है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एम है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा रहना। जो ए ग्रुप का पेशेंट है वो ज्यादा चाहते हैं कि डिजीज कंट्रोल रहना चाहिए, तो उनके लिए हम आयुर्वेद के अनुसार व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरा जो बी ग्रुप है, ये ग्रुप के पेशेंट वाले जो पेशेंट है उनमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हैम्पर हो जाती है और डिजीज भी प्रोग्रेशन में स्टेज में होता है। तो ये पेशेंट में शमन चिकित्सा के साथ रसायन चिकित्सा का यूज यदि ज्यादा करेंगे तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है, डिजीज कंट्रोल में रहता है। सी ग्रुप जो है उनमें कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट के वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो जाती है। तो ये ग्रुप में हम, जैसे पहले ही धीमन सर ने बता दिया कि ये पेशेंट को पहले नॉर्मलाइज या नॉर्मल स्वास्थ्य में लेवल में लाना ये सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है। तो इनके कीमोथेरेपी रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट्स है जिनके वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है, वो सबसे पहले ट्रीट करना इम्पोर्टेंट होता है। और डी ग्रुप के जो पेशेंट है उनको कीमोथेरेपी रेडिएशन के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, डिजीज का भय मन में होता है। तो ऐसे पेशेंट में के लिए पंचकर्म ट्रीटमेंट, रसायन चिकित्सा और शमन चिकित्सा, ये तीनों साथ में करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और डिजीज फ्री सर्वाइवल बढ़ा देना, ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये तो हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो क्रॉनिक जो कैंसर पेशेंट, कैंसर एग्रेसिव टाइप ऑफ कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर है कि जिनमें रिकरेंस होने के चांसेस 10 साल 15 साल के बाद भी होते हैं, इन पेशेंट में लॉन्ग टर्म आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पेशेंट शमन, रसायन और पंचकर्म चिकित्सा से यदि ट्रीट कर जाए, पंचकर्म ट्रीटमेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट ये डी ग्रुप वाले पेशेंट में है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो पेशेंट हर साल 1 बार या 2 बार पंचकर्म ट्रीटमेंट लेते हैं उनमें डिजीज फ्री सर्वाइवल बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास 10-10, 15-15 साल पंचकर्म ट्रीटमेंट हर साल लेने वाले पेशेंट है और उनमें रिकरेंस नहीं हुआ है, ऐसे अच्छा फाइंडिंग मिल गया है। और डिजीज फ्री सर्वाइवल के साथ ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी बढ़ गई है। और पंचकर्म ट्रीटमेंट के बारे में मैं, और कैंसर पेशेंट के बारे में स्पेशली मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब डिजीजेज में, लेकिन खास करके कैंसर में हम जो पंचकर्म ट्रीटमेंट फोकस करेंगे वो इन हाउस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ओपीडी बेसिस पंचकर्म कैंसर पेशेंट में ना करे वो अच्छी बात है, क्योंकि ये पेशेंट में हर दिन हमें कोई नया सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट डे उनका कोई बस्ती का द्रव्य चेंज करना पड़ता है, उनका एपेटाइट कैसा है, डाइजेशन कैसा है, ये सब चीजें देखनी जरूरी है। तो विथ एडमिशन पंचकर्म करना जरूरी है। और मुझे खुशी की बात है कि हमारे संस्था में टाटा ट्रस्ट ने हमें 60 बेडेड पंचकर्म हॉस्पिटल फॉर कैंसर पेशेंट के लिए फंडिंग किया है और वो फुल्ली वर्किंग है। और बहुत सारे हमारे कैंसर पेशेंट ईयरली पंचकर्म लेते हैं, जिससे डिजीज फ्री सर्वाइवर और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है।
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च एस्पेक्ट से बात ये है कि हम बोलते हैं कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई, या पेशेंट भी खुद बोलते हैं कि हमें अच्छा लगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आजकल क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजर करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स है, जैसे कैंसर पेशेंट में कर्नोफ्स्की स्कोर है, या ECOG का QLQ C30 या ऑर्गन वाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनरी, ऐसे बहुत सारे टूल्स है। तो ये टूल्स हम अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो पिक्चर है, जो हमें क्लिनिकली समझ में आ रहा है कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो रही है, वो हम अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो यदि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उनके व्याधि का, उनके प्रकृति का हम ये सब चीजें सोच में लेके उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे, पर्सनलाइज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे और वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करेंगे, तो निश्चित कैंसर पेशेंट का डिजीज फ्री सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने में फायदा हो जाता है। Ram Manohar sir, though what we are doing at present is all about integration between conventional system and Ayurveda, but I request you to throw some light on the concept of integrative oncology that has come up in last few years. So please, sir. Yes, as I was mentioning earlier, the whole idea of integrative oncology compared to other diseases, it is more developed worldwide, and more efforts are being taken to develop integrative oncology for the reason that unmet needs are more in cancer. And there are some limitations for integrative oncology because there, you know, the standard of care of modern medicine is considered as the first option always. And where there are gaps only, there is a search for alternative treatments. So if we were to develop Ayurveda in that way, we would be only able to add on things to what is currently existing. In that way itself, there is a lot of scope. Like many new approaches are coming in, like the diet, for example. Even in modern medicine, there such experiments are happening. Like it has been found that, you know, fasting a little before chemotherapy can enhance the efficacy of chemotherapy, because when you starve the body, the normal cells become hypometabolic. They go into a kind of hibernation, but cancer cells remain hypermetabolic. So they will draw more of the chemotherapeutic medicines. But the normal cells will, because of normal cells, when there is a fasting, they will become hypometabolic, but not cancer cells. So just by doing a little fasting, the effect of chemotherapy can be modified. So in this way, many explorations are beginning in integrative oncology. But as I told, the main focus is on identifying what are the unmet needs and where you can add other systems. But I think that from Ayurveda, we should also develop an integrative oncology approach, which looks at a much better scope for Ayurveda. And that, I think, is something from India we can actually contribute. And I also wanted to just point one experience, because as Dr. Sharath was mentioning, you know, sometimes patients not following the diet and other protocols. This needs to be emphasized. When we are talking about integrative oncology, this whole system approach, patients should also be given more awareness. There was one child who had this acute, you know, leukemia and a recurrence. So after 5 years, the recurrence came very severely sick. They came to our hospital, and patient was not able to move out from the bed, needed transfusion, drips and all that. In that stage, we started with Samana Chikitsa, and within a month and a half, he didn't need any you know, blood transfusion or drips. He was even walking. He started, you know, moving around. But then after 6 months, even the peripheral smear, you know, cells had become normal. And even the allopathic doctors here said, this is good, please continue. But then there was a big violation in diet. And then there was a recurrence and the patient died. So this is a very important point. When we are coming into integrative oncology, you know, patient awareness is also very important, because it's not just one pill or something which we are giving. In integrative medicine, it is a whole system approach. So patient education, patient cooperation, this is extremely important. But as I feel right now, integrative medicine is purely modern medicine driven. So a lot of scope and entry for other systems is very limited.
But perhaps in India, because we have this, Ayush stream which is strong here, we could create another kind of platform for integrative oncology. And I hope through these great initiatives from CCRS, we can really move forward in that direction. Thank you. Sharad sir, you are. Yes, ma'am. एक्चुअली मैम हमने जो है कैंसर रोधी दवा के साथ साथ जो एंटी कैंसर ड्रग है आयुर्वेद के, उसके साथ साथ हमने क्या किया है कि जो सिस्टम्स है, हमारे जो स्रोतस है, प्राणवायु स्रोतस से लेकर पुरुषवायु स्रोतस तक 13 स्रोतस है, जिसको मॉडर्न साइंस में सिस्टम कहते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम, जीआई सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम्स है, उन मॉडर्न साइंस में जो सिस्टम कहते हैं, हम उसको स्रोतस कहते हैं। जो स्रोतस के अकॉर्डिंग टू हमने अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए, और अलग अलग क्योंकि हम आयुर्वेद यह मानता है कि जो स्रोतस है, अलग अलग स्रोतस अलग अलग दोषों के स्थान है। वात के अलग अलग स्रोतस है, पित्त के प्रीडोमिनेंट अलग स्रोतस है, कफ के प्रीडोमिनेंट अलग स्रोतस है, और हर स्रोतस की अलग अलग अपनी बायोलॉजी है। तो मतलब एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ साथ जब तक हम स्रोतस का विचार नहीं करेंगे, दोषों का विचार नहीं करेंगे और धातुओं का विचार नहीं करेंगे, तब तक हमें अच्छे रिजल्ट मिलना बिल्कुल मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, अच्छे रिजल्ट तब तक नहीं मिलेंगे। आयुर्वेद अगर समझो इंटीग्रेशन भी करना है, ठीक है, ओके, इंटीग्रेशन इज नेसेसरी, लेकिन कैंसर रोधी दवा के साथ साथ हमें दोषों का बलाबल, क्योंकि ये त्रिदोषस तो है, लेकिन गाल ब्लैडर का जो पेशेंट है मेरा, वो पित्त डोमिनेंट ज्यादा है, त्रिदोषस है लेकिन पित्तानुबंधी है। लंग कैंसर का जो मेरा पेशेंट है, वो कफ प्राधान्यता का पेशेंट है, तो और कोलन कैंसर का पेशेंट वात। तो ये जो स्थान है और स्रोतस है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने एक प्रोटोकॉल, अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए। मैं अभी एक किताब भी मेरी आएगी, इसमें 200-300 पेज की किताब है। अलग अलग स्रोतों के अनुसार, अलग अलग ऑर्गन के अनुसार मैंने उसके प्रोटोकॉल बनाए, और उस प्रोटोकॉल को मैं फॉलो करता हूं तो रिजल्ट मिलते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानूंगा कि रेडियोथेरेपी की या कीमोथेरेपी की या सर्जरी की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है, रेडियोथेरेपी की भी जरूरत है, कीमोथेरेपी की भी जरूरत है, और सर्जरी की भी जरूरत है। उनके साथ साथ अगर समझो हम काम करेंगे तो हम उसको और ज्यादा पेशेंट को फायदा देंगे। हाँ, इंटीग्रेशन की जरूरत है, बिल्कुल। मैं ये बिल्कुल ये नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सभी मेरे जो पैनलिस्ट है उनसे। लेकिन आयुर्वेद में जब तक हम दोष, दुष्य, स्रोतस इनके साथ हम ये नहीं करेंगे, तब तक आयुर्वेद का जो सैद्धांतिक पक्ष है ग्रोथ नहीं होगा। हम कैंसर रोधी औषधि के साथ साथ इनको देखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा रुग्ण को फायदा दे पाएंगे, और मैं दे रहा हूं। थैंक यू। देशमुख मैम, आप अपने इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी के एक्सपीरियंस को संक्षेप में शेयर। हेलो, हमारे हॉस्पिटल में जो इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर है, वो 2010 से शुरू हुआ। पहले हमारे हॉस्पिटल में 1996 से हम कैंसर पेशेंट को सिर्फ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन 2010 में हमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, DAE से, कोबाल्ट रेडियोथेरेपी मशीन के लिए फंडिंग हो गया, और हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट शुरू हो गया। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी सर, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो बॉम्बे हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD थे। वो शुरू से कैंसर प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले से ही हमारे प्रोजेक्ट में जुड़े रहे थे। तो उनके प्रयत्न से हमारे यहाँ रेडिएशन डिपार्टमेंट शुरू हुआ, साथ साथ कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू हो गया। और हमारा जो कैंसर रिसर्च प्रोजेक्ट था, वो इंटीग्रेटेड कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसे इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अभी हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ऑन्को सर्जरी, इसकी फैसिलिटी भी पेशेंट को अवेलेबल है, और उनके साथ साथ पेशेंट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि एक बार कि ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर्स है, उनको हम रिजल्ट्स, आयुर्वेद के अच्छे रिजल्ट्स दिखा पाएंगे, तो
उनका भी उसके ऊपर अच्छी तरह से विश्वास हो जाता है और वो उनके खुद के पेशेंट विलिंगली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। और हम यहाँ एक इंटीग्रेटिव मॉडल होने के वजह से हम कुछ क्रिटिकल केसेस हो या कुछ केसेस एबनॉर्मल और रेयर टाइप ऑफ कैंसर्स हो, तो हम हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके आयुर्वेदिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं और अच्छी तरह से इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी का एक मॉडल यहाँ बना देते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात ऐसी बतानी है कि जब हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी की सोच कर दे दें, तो इस समय कोई भी अपने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में या आयुर्वेद का पूरा सेटअप जहाँ है वहाँ इंटीग्रेशन करना एक अच्छी बात है। यदि हम पूरा एलोपैथिक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, एलोपैथिक कैंसर हॉस्पिटल है और वहाँ सिर्फ हमारी आयुर्वेदिक ओपीडी शुरू कर देंगे तो वहाँ हमें फ्री हैंड नहीं मिलता है। तो यदि जैसे अभी सर ने बताया कि डाइट ये भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो यदि पेशेंट पथ्याहार नहीं करेंगे तो हम कितने भी अच्छा रसौषधि दे, रसायन चिकित्सा दे, उसका फायदा नहीं हो जाता है। तो हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, सब तरीके की जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो दैव व्यापाश्र है, युक्ति व्यापाश्र है, सत्वावजय है, सब तरीके की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सके, इतना फ्रीडम हमें जिस हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में है या जिस इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल में है, वही हॉस्पिटल में हम अच्छी से अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट का फायदा कैसा हो जाता है। इसका फायदा पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट वाइज भी नहीं, लेकिन कॉस्ट वाइज भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे यहाँ हमने जब कीमोथेरेपी सेंटर शुरू कर दिया तो एक सीए ब्रेस्ट की पेशेंट हमारे यहाँ आई थी और उसको बाहर ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत महंगी ट्रीटमेंट बाहर के हॉस्पिटल में बताई थी, और वो एक फार्मर थी, उसके हस्बैंड फार्मर थे और वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हमारे यहाँ डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी सर ने, हमारे कीमोथेरेपिस्ट ने उस पेशेंट को जांच लिया तो एक बेसलाइन कीमोथेरेपी जो है, जो पहले से बहुत साल से ब्रेस्ट कैंसर के लिए दे देते हैं, वैसी कीमोथेरेपी उनको सजेस्ट की और हाफ कॉस्ट में उनको कीमोथेरेपी मिल गई। और उसके साथ हमने उनको आयुर्वेदिक सपोर्ट दे दिया। तो वो लेडी में जो ग्रेड 3 कैंसर था, वो लेडी अभी तक एक 12-13 साल हो चुके, लेकिन उसको रिकरेंस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट का कॉस्ट कटिंग भी कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, और इंटीग्रेशन के वजह से पेशेंट को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का लाभ और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का लाभ, दोनों लाभ एक ही जगह मिलता है। ये इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी का अच्छा फायदा है। लेकिन उसके लिए हमें आयुर्वेद की ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हम जहाँ कर सके, इतना फ्री हैंड हमें रहना सबसे जरूरी है। थैंक यू मैम। टू सम अप, इस साल जो 2021 में वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम था वो था आई एम एंड आई विल। तो अभी तक जो हमने बातें की हैं, जो हम काम कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हमने वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट की। तो मैं संक्षेप में सबसे पैनल एक्सपर्ट से ये पूछना चाहूंगी कि आई विल, व्हाट वी वांट टू डू इन फ्यूचर, वो थोड़ा जो आगे का स्ट्रेटेजिक रोड मैप है या हमारा जो फ्यूचर प्लान्स है, अगर आप कुछ उसमें अपने सजेशंस दे पाए। तो मैं देशमुख मैम से शुरू करूंगी इसमें। कैंसर ट्रीटमेंट के फ्यूचर प्लान में मैडम सबसे इम्पोर्टेंट हम ये सोचते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक बार डिजीज होने के बाद हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट के सफरिंग्स कम कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसके लिए हम ज्यादा ध्यान दे देंगे, और आयुर्वेद ये ऐसा एक अच्छा एरिया है जिसमें प्रिवेंशन के लिए बहुत सारा स्कोप है। तो हमारे जो आयुर्वेद में जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या है या स्वस्थ वृत्त का उल्लेख किया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को, मैं तो यह चाहती हूँ कि कोई भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल होने के वजह या पेशेंट का हॉस्पिटल होने के वजह से वेलनेस सेंटर जितने ज्यादा इंडिया में बढ़ सकेंगे या वर्ल्ड वाइड बढ़ सकेंगे, उतना कैंसर का ऑकरेंस कम हो जाएगा, और कैंसर ही नहीं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है वो भी बहुत सारे कम हो जाएंगे। तो हम ज्यादा कंसंट्रेशन वेलनेस के ऊपर करेंगे। तो जिनको कैंसर नहीं हुआ है या जो हाई रिस्क ग्रुप है, इनको हम यदि टारगेट करके उनको आयुर्वेद का अनुसार आहार विहार, पंचकर्म, रसायन, इनका गाइडेंस दे देंगे और लॉन्ग टर्म के लिए वो फॉलो करने के लिए बता देंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। थैंक यू मैम। राम मनोहर सर। Yes, I agree with what Dr. Vinita Deshmukh said.
And I think it's really very important to create awareness of very specific dietary aspects. We are losing many things in India. So we have to begin with definitely lifestyle dietary advices. There have been studies which have showed, like dishes like sambar, they have a potential to prevent colon cancer. Many things are there as part of our tradition. Turmeric has potential. We need further studies on this, but turmeric is more effective if you add pepper along with this. But in our diet, we have removed that. We are using green chilies now. So the benefit of turmeric is gone. So many such things which are part of our tradition, we have to definitely preserve. As Dr. Vinita Deshmukh Madam mentioned, covering from both wellness to curative, that whole spectrum should be covered. And we also need specific protocols. It is true, dosha doshya, the broad concept is there. But today, the cancer is also not one disease. If you look at it, the way it is spreading and developing, so much peculiarities are there. So if we want the entire benefit to come to the public very quickly, we should be also able to create good validated protocols which clinicians would be able to very easily do. And there, I think an integrative approach, diagnostic part. To sum up with what the take-home message I suppose we have to focus on the wellness part rather than on illness. So the world is also moving towards wellness, and that is the strength of Ayurveda. So that is the one thing. And secondly, the very good suggestion that we have to come up with the integrated protocols so that the same protocols or the guidelines can be followed all across the country. पूरे देश में वही guidelines कम से कम follow हो तो एक्चुअली हमारा जो डायग्नोस्टिक पार्ट है, असेसमेंट पार्ट है, अगर वो एक जैसा होगा तो वो पब्लिकेशंस भी इजी होते हैं, इजियर अंडरस्टैंडिंग भी होती है, और ये रिसर्चर्स और प्रैक्टिशनर्स को कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे भी जोड़ेगा. तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वेबिनार और सभी पैनल एक्सपर्ट्स का मैं यहाँ पे धन्यवाद देना चाहती हूँ और इस वेबिनार को कंक्लूड करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, और सभी जो हमारे एक्सपर्ट थे उनकी जितनी रोचक और जो ज्ञानवर्धक बातचीत अभी हम सब ने सुनी, उसके लिए भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. हमारे पास कई सवाल आए हैं, कुछ सोशल मीडिया से आए हैं, कुछ सीधे और भेजे गए हैं. तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राम मनोहर जी से और विनीता जी से कि कुछ देर और हमारे साथ रहकर इन सवालों का जो आए हैं उनका वो अगर जवाब दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई तरह की जिज्ञासाएं हैं. सो राम मनोहर जी, are you listening? Yes sir, I am here. Thank you for continuing. आपका बहुत समय लिया, but sir, there is a lot of people have asked one very general question that is asked almost every time when we talk about cancer and Ayurveda. So I'm putting that question to you, sir. This is कैंसर के प्रथम चरण में किन आयुर्वेदिक दवाओं को दिया जाता है? In the first stages of cancer, which Ayurvedic medicines are prescribed? Any specifics? Right. See, when you say cancer, there is also a misunderstanding that it is one disease. It is not. There are more than 100 types of cancer. Each of them needs to be treated in a separate way. So we cannot give a general, understanding of what medicine is to be used. Sometimes in Ayurveda also, the medicines are specific to particular organs. If cancer is affected, particular medicines are given. So there are two broad approaches. One is herbal based medicines, and then there are the rasa preparations, which definitely the herbomineral preparations have a greater role in the management of cancer. So come to herbs, even simple single herbs, but I am telling this with a warning that people should not try this out by themselves. They should always do it under the supervision of a proper clinician. Even from single herbs like ashwagandha. There are anecdotal stories of patients getting better just with the use of ashwagandha. There was a very famous story of a person from New Zealand who had a leukemia, I think lymphoma, yes. And he was almost given up in New Zealand. He came back to Kerala, he's from India. And using ashwagandha in a particular way under the advice of an Ayurvedic physician,
he could achieve remission. There are many other decoctions which we are using in cancer, like Gugulu Tiktagam Kashayam, Varanadi Kashayam, which are all indicated in the management of Arbudas and Granthis. But these are chosen depending on what type of cancer is there. To go to Rasa preparations, there are many medicines from Rasa Sinduram, Navapashadam, Rasa Gantimalga. So these are actually can be only taken on the advice of a clinician once you get cancer. But when it comes to prevention, we could give some general public guidelines. What are the herbs that can be used? What kind of diet can be used? And also depending on the stage of the cancer, sometimes Shodhana treatment is very helpful. In late stages of cancer, patients cannot undergo very drastic. What do you mean by Shodhana? That is the cleansing treatments, like doing mild purgation, laxation, giving medicated enemas, even doing Nasya, Vamana. So in early stages, these kind of cleansing therapies are possible and they will definitely benefit because our whole immune system will be rebooted and the body's ability to fight the cancer can be enhanced. So these are some general observations about herbs, medicines that could be used. Many preclinical studies have shown that Ayurvedic herbs could have different ways of mechanism action. Some can kill the cancer cells directly. Some can work on the inflammatory pathway and inhibit inflammation, which is also involved in the development of cancer. Some are working on the immune system. So it is a bit complex, and it is always better to take the advice of an Ayurvedic clinician. Another question that is quite linked with this non-specific or very specific treatment or herbs for different type of cancers is that as Ayurveda says that there are Kapha Pitta Tridosh. Yes. So does these medicines, these herbs affect according to the dosha pravritti, or it is something different there? No, there are general drugs, which can have a specific action on tumor or arbuda itself, but they need to be targeted. So we add other medicines which will actually help the medicine to reach. That is one. Today in modern medicine, we have what is called a targeted therapies. That is a new development because the modern chemotherapeutic agents attack not only the cancer cells but also the normal cells. Sure. But it is fascinating to see that in ancient Ayurveda, we had this approach to target it to specific organs. So if it is Kanchanara, then it will work in the throat region. If you use Gokshura, then it will work in the urinary system. Like in prostate cancer, we will use Gokshura as a medium to target the medicine in that particular region. So this is a specific advantage in Ayurveda. But the problem is in Ayurveda, it is not just drugs alone. This is very, very important. Ayurveda is trying to bring the system back to balance, not just attack the cancer cells. And this is very, very important because most of the time it is the treatment which compromises the patient more than the disease also. Because the treatment is like a war. When you look at radiation chemotherapy, after that, whether the patient will survive also is a big question. So in Ayurveda, we are very much so. It is also important for people to understand. Sometimes just taking a medicine, if they don't follow the whole lifestyle approach, including mental stress management, because it affects the immune system. It is such a holistic approach that actually works. So in Ayurveda, we cannot clearly guarantee like a chemotherapeutic agent. These medicines are very powerful and potential, of course, but for the other conditions should also be fulfilled. The patient should be on good diet. They should modulate their lifestyle. They should also practice some deep relaxation, meditation, keep their mind calm. Then when the body gets that natural environment for healing, the result will definitely be better. Sir, during the discussion, all of you were talking about the delaying recurrence, or so one question that has come is that whether
this recurrence can be delayed, or we can completely eliminate the cancer. So Ayurveda. So based on experience, I can say, because each individual clinician is able to see only limited patients, so we cannot make global statements. But based on the limited numbers, because when you want to make a global statement, you need to do a very big study. Clinicians today are dealing with only a small group of patients. Based on that, I can definitely say that Ayurveda has great potential in secondary prevention. This we call as secondary prevention, that once you have a cancer, and because this is an area where people are coming also because there is no conflict. When you are treating along with modern treatments, allopathic doctors are objecting, but once they have recovered, then it's easier for them. There is no conflict and they can try this. And I feel our Rasayana treatments, once again, here it is a combination of diet, lifestyle, and other parameters. We can definitely delay, if at all, even in very virulent cancers, including esophageal cancer. I have seen a case where this has happened. But another point I also want to say is that even in very advanced, this is in a cancer meeting with experts with China, there was a very interesting presentation of one of the oncologists in China who said not only in secondary prevention, even when you have a very huge tumor, which you cannot completely surgically remove or chemotherapy can be done, if a partial debulking of the tumor burden is reduced by modern treatment, then when you are using traditional medicine, the patient is able to live with the tumor. This is also a big potential. That the virulence of the tumor is arrested and the lifespan can be prolonged. So this can also be a very good area where traditional systems can be applied. Another question that we have, it is a specific one. What should be the line of treatment in case of breast cancer and in case of cervix cancer? Yeah. And so in breast cancer nowadays, it is well known that very early intervention and surgical removal can, enhance lifespan and survival. So as Ayurveda physicians, we are not encouraging patients to try Ayurveda as a first option. Although I have heard some Rasa people who are practicing Rasa medicines making occasional remarks that they have treated, breast cancer in the first stage. So we are not doing it. So it is secondary prevention plus, support for lymphedema is a big problem that breast cancer patients develop after removal of the lymph glands. Their limbs, so for this they are coming to us and we are able to provide very good relief and also prevention of breast cancer. Even cancer for the cervix, we could do a lot of preventive measures in Ayurveda because CA cervix, even in modern medicine, they are, cauterizing, and early detection and prevention is the best approach. I would also recommend that. And once if you are late diagnosis, if it is coming, then, we can definitely give supportive care depending on the stage of the disease, we can manage it. But both these cancers, today there is a lot of awareness and most of the time mortality, morbidity comes because of late diagnosis. So I would also recommend that people should take a lot of care and detect it as early as possible, because then the chances of treating it is beneficial. For prevention of breast cancer also we can give to people who are susceptible to breast cancer. If we do a risk profiling, people who are undergoing hormonal therapy or who have those hormonal imbalances, they are under a risk for developing breast cancer. And vulnerable population also. What Vinita ji was discussing. That yes. Those who are vulnerable to. Yes. So in those people, if we do this, our Panchakarma, Rasayanas, those things, we can definitely, prevent it. So I think an integrative approach is required here. It is not Ayurveda versus allopathy. We have to see where, because the strength of modern medicine is early diagnosis. We have to admit that in Ayurveda, sometimes it is not easy because in olden days, they used very subtle methods like pulse, other things. Today, that sensibility is lost.
So we have to follow modern screening procedures, early diagnosis, treatment, and see where Ayurveda will fit in. Primary prevention Ayurveda has a role, secondary prevention Ayurveda has a role, palliative care Ayurveda has a role, supportive treatment in some non-responsive cancers Ayurveda has a role. So this is the scope. विनीता जी ने कहा था कि वो अभी बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, लेकिन अभी शायद वो लौट नहीं पाए। विनीता जी यस आई एम हियर। हेलो, आप आ गए? अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, आप पेशेंट वगैरह को देखकर फिर से आई लग रहा है जी। आपने अभी डिस्कशन के दौरान जो है ये कहा था कि एक और आप तीनों ही वक्ताओं ने, चारों वक्ताओं ने प्रमुख रूप से कि इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में एक जिस तरह की एक स्वतंत्रता की जरूरत है वो, और जिस पर अभी डॉक्टर राम मनोहर जी से भी जो बात हो रही थी कि उसमें एक बिना किसी मतलब ये कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्वतंत्रता की जरूरत आप उसको महसूस करती हैं, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है, द फ्रीडम ऑफ treating or managing a patient according to your own way of treatment, way of management. So how significant it is? कितना इसका इतना महत्व क्या है इसका आयुर्वेद की दृष्टि से? जब इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी कि आप अपने तरह से उसको करने की बात जो कर रहे हैं, तो उसका लाभ रोगी की दृष्टि से क्या है, उसको इससे क्या लाभ मिलता है? अभी राम मोहन सर ने जैसे बता दिया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, ना केवल रसायन चिकित्सा है, ना केवल पंचकर्म है, ना केवल शमन चिकित्सा है। ये इट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, दैट इज इट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट में, जो कैंसर पेशेंट में जिस तरीके की ट्रीटमेंट की उस समय आवश्यकता हो, उस समय की ट्रीटमेंट यदि हम कर पाए तो ही उनको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, सर्वाइवल एंड डिजीज फ्री सर्वाइवल, ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल हमने बता दिया कि यदि एक कोई भी पेशेंट डायग्नोसिस होने के बाद तुरंत अपने पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आ गया और वो साइमल्टेनियसली थेरेपी, रेडिएशन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस समय हमारा मेन एम होना चाहिए कि उनके रेडिएशन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम कर दें। उस समय हम डायरेक्टली उनको पंचकर्म ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। उस समय पहले उनको शमन चिकित्सा देके उनका अग्निदीपन, पचन अच्छी तरह से सुधारते हैं। फिर उनको रसायन चिकित्सा भी साथ में देके इम्यूनोमॉड्यूलेशन कर देते हैं। और एक बार वो पेशेंट पूरा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट पूरी हो चुके के बाद जब उनकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, वो पंचकर्म के लिए एलिजिबल होता है, तो ही वो पंचकर्म देते हैं। तो पेशेंट जिस अवस्था में अपने पास आता है, उस अवस्था के अनुसार उनको जो मैनेजमेंट देना जरूरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये मैनेजमेंट में शमन चिकित्सा, रसायन, पंचकर्म, षष्ठी उपक्रम, डाइट, समुपदेशन, काउंसलिंग, ये सब का समावेश होता है। जिस समय जिसकी आवश्यकता है वो दे देंगे तो ही पेशेंट की सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी बढ़ती है। इसलिए हमें स्वातंत्र्य ये चाहिए कि हमारा हॉस्पिटल जिसमें ये सब सुविधा उपलब्ध है तो उसी के अनुसार हम दे सकते हैं। जैसे हमारे कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर चिकित्सा लेने के लिए हमारी खुद की फार्मेसी है, वो फार्मेसी में बनाए जो मेडिसिन से हम पेशेंट को दे देते हैं। तो फॉर्मुलेशंस अलग अलग तरीके के तैयार कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेडिसिन प्रिपेयर्ड इन द फार्मेसी, उनका जो कल्टीवेशन है वो हम हमारे यहाँ करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। जो यहाँ कल्टीवेट नहीं हो पाता उनको अच्छी तरह से, अच्छी जगह से लेके उनका पूरा स्टैंडर्डाइजेशन करके ही वो यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे समय ऐसे देख पाता है कि कोई मेटालिक मेडिसिन पेशेंट को ज्यादा दिन दे रही है और उनकी किडनी फंक्शन नहीं है। लेकिन ये जो चीज होती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि औषध अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, उसका प्रोसेसिंग सच तरीके से होना चाहिए, तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आ जाते हैं।
फिर सेकंड बात जो है, जैसे पंचकर्म देना है तो अपने पास पूरा पंचकर्म हॉस्पिटल का सेटअप होना जरूरी है। कोई आत्ययिक अवस्था निर्माण हो तो उसको मैनेज कर सकने के लिए वैसे समर्थ पंचकर्म वैद्य वैसे वहाँ चाहिए, कोई उसको एलोपैथिक बैकअप चाहिए और पूरे पंचकर्म की सुविधा उस हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए। वैसे ही जैसे योनि धावन है, योनि पिचू है, शिरोधारा है, शिरोपिचू या लेप है, ये सब प्रोसीजर्स करने के लिए, षष्ठी उपक्रम फॉलो करने के लिए भी हमारा हॉस्पिटल समर्थ होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डाइट ट्रीटमेंट, क्योंकि जैसे आजकल ये बात तो है कि डाइट में यदि ऑर्गेनिक फूड जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए हम ज़्यादा अच्छी तरह से रिकमेंड करते हैं। तो हमारी जो वाघोली में 60 एकर्स लैंड है, हमने एक पूरा ऑर्गेनिक प्लांटेशन का एक पार्ट रखा है। वहाँ हम वेजिटेबल्स है या काउज मिल्क है या शेड़ी का दुग्ध, अजा दुग्ध है, वो वहाँ ही पूरा उसका प्रोडक्शन करके पेशेंट को दे देते हैं। शेड़ी अजा यानी बकरी। हाँ, बकरी। तो आयुर्वेद में बकरी के दूध का बहुत अच्छा गुण बता दिए हैं और हमें लंग कैंसर में उसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो जब लंग कैंसर का कोई पेशेंट एडमिट हो तो उसके पंचकर्म शमन रसायन के साथ यदि बकरी का दूध दे देगी, या हमारे यहाँ एक अजावृत्ति करके ट्रीटमेंट अपने आयुर्वेद में बता दी है कि उनको आजा के सहवास में रखना है। आजादी मतलब फ्रीडम की जो आप बात करें तो उसका ये जो आपने एक व्यापक जो परिदृश्य रखा कि मतलब ये इस तरह से उसको आयुर्वेद के तरह से उसको पूरी तरह से ट्रीट करने का, मैनेज करने का एक वो चाहिए। तो इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट उसमें और लाभदायी होता है सबके लिए। और साथ में ट्रीटमेंट भी उधर चाहिए कि उनको सहारा भी वही ट्रीटमेंट का पैलिएटिव मैनेजमेंट और उसके लिए सहारा ले सकते हैं। Ramanoj ji, Vinita ji just now mentioned the word metallic in her. There is a question related to that. Yes. Ayurvedic medicines attracting magnets. Is it okay? I think it is. It relates to that some medicines have a metallic element in them. So is it okay? This is what the question is. No. The thing is, even though we are using metals, they are processed in such a way that their metallic nature is lost. In fact, one of the tests of making Rasa medicines is that you cannot regain the metal out of it again. So it is undergoing such a transformation. And that is what Vinita ji just mentioned. The preparation has to be done meticulously. There is a process called Rasi Bhava, Amrtikarana, where all these ingredients which are potentially toxins are all converted into amrita. That is, they are made into a form which is colloidal. Rasi Bhava means it can pass through our blood plasma without causing blockages. Many modern studies have shown that there is structural change. It's not only chemical, structural change. Even more, these particles are getting into nano size. So their behavior is very, very different, not like ordinary metals. So sometimes a problem happens that they are not manufactured properly, and then there would be problems. So means their chemical constitution gets changed through these processes. And physical also. Even physical, yes, of course, physical. Physical in the sense that even at a very minute level, like the structural stability, many things change. There was a study done by Professor M.S. Veliathan and his group on Rasa Sindhuram. This was published in an international journal for synchrotron radiation. And they found that the normal mercuric sulfide and Rasa Sindhura particles behave very differently. And that is why they are, more safe. During the discussion, we have talked about the practice to research and practice-based research. So one question that comes to mind is that, okay, it is necessary, is fine, accepted. But how would you utilize this research and the outcomes of this research? And how important it is, this research-based practice to research theory or this demand or this strategy? See, is it to me? Yes, sir. Yeah. Both of you. This is both of you. I will answer. The thing is, this is the biggest paradox in the field of cancer research, that on the one hand, there is a lot of preclinical research not translated to clinical practice. Everything stops in preclinical way. Even in modern medicines, there is an accusation
that in cancer too much of preclinical research is happening which is not being translated into practice. But on the other hand, there is widespread practice of Ayurveda in cancer which is not documented and not brought back. So if the preclinical research could actually be focused on what is actually happening in the field of Ayurvedic research, then we would have got more insights, because patients are already taking it. When you want to do a clinical trial in cancer, it is very difficult, except in few institutions where, like, where Vinita ji is working, there is a collaboration. Otherwise, it's not possible. So if the advantage of practice to research is that you already have large number of patients who are voluntarily taking these medicines, and it's very easy to observe the outcomes which you cannot do in clinical trials. That is one big advantage. Yes. And from this framework, if you go into reverse pharmacology, go to clinical research, I mean preclinical work, which I call this as post-clinical research. In Ayurveda, it is not preclinical, it has to be post-clinical, based on the success. But a limitation here is when you are doing this laboratory research. So if you are going to bring it back to laboratory, which is what people are trying to do, because everybody wants to discover a new cancer drug. And even from Ayurveda, they are trying to do this. That is why it is also failing. Because as Vinita ji also just mentioned now, it is not a drug that is, working in cancer from Ayurveda. Drug is one of the tools. So most often the challenge in research is that when we bring it into research from the practice, the focus becomes entirely on the drug. And then you may not be able to replicate also all the results that we are actually seeing in clinical practice, because many other conditions have to be fulfilled. So in my opinion, the research has to happen at the level of practice, because in India already, because of unmet needs in cancer, patients are seeking help from alternative healthcare practitioners. If a good document, like CCRIS has really initiated this, a good documentation program, and once that data starts coming in, we'll get a better idea about what's really happening at the ground level. And based on what is being done, accordingly, research has to be done. Not pick up a few herbs or medicines and then put it in the laboratory and trying to kill cancer cells. Then we may not find a solution. So I think this is the paradox. Things are there, but people are not able to, make the right connections and, go into a discovery. विनीता जी, अभी राम मनोहर जी ने भी कहा कि आपके पास आप जिस तरह से कर रही हैं वो थोड़ा सा एक फर्क है इसी संदर्भ में, तो आप बताएं आप किस तरह से इस चीज को देखती हैं? इस फर्क की बात राम मनोहर जी ने आपके लिए कही। राम मनोहर जी ने जैसे अभी बता दिया है वो सही बात है। अपने आयुर्वेद में भी एक सामान्य विशेष सिद्धांत बताया है, तो उसके अनुसार ही जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो मॉडर्न मेडिसिन में चल रही है उनका सब पैरामीटर्स लेके जो हम क्लिनिकल ट्रायल्स कैंसर में आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए करते हैं वो एक अलग बात है, तो वो सामान्य हो गई। तो इससे हमें सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि ये मेडिसिन इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट ट्रीटमेंट या पेशेंट को कंप्लीट क्योर या मैक्सिमम क्योर देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल का इतना फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें लिमिटेशंस आते हैं। पेशेंट्स के प्रकृति के अनुसार हम मेडिसिन नहीं देते हैं, उनके बल के अनुसार मेडिसिन नहीं देते हैं, डोज भी एग्जैक्ट वही होता है। तो एक्चुअली आयुर्वेदा में जो रिसर्च होना चाहिए वो केस स्टडीज के फॉर्म में रिसर्च होना बहुत जरूरी है। तो हर एक पेशेंट को उस पेशेंट के प्रकृति के अनुसार मेडिसिन देना, उसके जो धातु दृष्टि है या उनकी जो स्रोतस दृष्टि है वो सब सोच के उसके व्याधि निदान करके जो मेडिसिन दे देंगे वही ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे, और उसमें मेडिसिन के साथ ये सब होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम आयुर्वेद में दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में रिसर्च दो तरीके का हो सकता है, एक सामान्य रिसर्च और जनरलाइज। जैसे हमारे यहाँ कुछ ट्रायल्स, लेकिन कैसे है कि अभी हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स ले रहे हैं वो स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही ले रहे हैं। जैसे कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रोल या रेडिएशन साइड इफेक्ट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रोल, लेकिन जो डिजीज ओरिएंटेड है जैसे रेक्टल कैंसर में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का रोल, तो इसके लिए यदि हम कोई क्लिनिकल ट्रायल ले लेंगे तो उसके रिजल्ट्स हमें ये मन में ये हमारे होना चाहिए कि उसके रिजल्ट्स 100% एक्यूरेट नहीं होंगे जितने हम इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट करवा देंगे। तो आयुर्वेद में रिसर्च करने के लिए एक जनरलाइज सामान्य तरीके का रिसर्च जो केस कंट्रोल स्टडीज होगा, और दूसरा विशेष तरीके का जो रिसर्च होगा वो केस स्टडीज होगी। तो केस स्टडीज यही हमारे आयुर्वेद के रिसर्च की एक ब्यूटी होगी।
सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन में ये एक्सेप्ट करना जरूरी है, और यदि मॉडर्न मेडिसिन ये एक्सेप्ट कर देंगे तो निश्चित पेशेंट का ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा। धीमान साहब भी साथ में फिर से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद धीमान साहब। आप, मुझे तो लगा था कि शायद समय पता नहीं आपका कैसा होगा, लेकिन आपने फिर से आने का ये अनुग्रह किया, तो हमारे दर्शकों के लिए एक मीटिंग कोलाइड हो गया, मैं वहां पर से थोड़ा सा छुट्टी लेके आया हूं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ भी मुझे जो अपने मन के विचार हैं वो रखने हैं, इसलिए प्लीज कैरी ऑन है। थैंक यू। अभी हम लोग जो ये सवाल जवाब की कुछ जो हम लोगों को सवाल मिले थे धीमान साहब, जो कुछ सोशल मीडिया से कुछ डायरेक्ट इस तरह से, उस पर हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें अपने इसी जो चर्चा हुई थी उसके क्रम में ही, और एक अभी हम लोगों ने बात करी धीमान साहब जो इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट को लेके, तो एक तो कन्वेंशनल थेरेपी ये जो है मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद के इंटीग्रेशन की एक बात हुई, उस पर काफी चर्चा हुई, सत्र में भी हुई थी और अभी सवाल जवाब के दौरान भी। जो आयुष के भीतर भी जो कैंसर ट्रीटमेंट को लेके इंटीग्रेशन की जो संभावनाएं हैं, उस दिशा से, उस लिहाज से, मतलब ये जो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग पद्धतियां हैं, उसमें योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और सिगर अपना, तो ये इनमें इंटीग्रेशन कैंसर की दृष्टि से आपस में करके एक समन्वित कुछ प्रोटोकॉल बनाने करने का, उस पर भी क्या काम चल रहा है, कर रहे हैं? सभी सिस्टम्स को एक साथ एक पेशेंट पे अप्लाई करना, ये ना इसको समझें। कोई भी पेशेंट जो है वो मैं ये समझता हूं कि ये इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट का अप्रोच का रोल केवल उन लोगों ने मॉडर्न कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से हाथ खड़े हो गए, या पेशेंट उसको ट्रीटमेंट को आगे बियर नहीं कर पा रहा है, उसी स्थिति में नहीं है। जरूरत तो यह है कि जब पेशेंट कीमोथेरेपी पे भी है तो उस समय भी साथ साथ में ये किसी भी आयुष सिस्टम का ट्रीटमेंट जो है वो साथ में चल सकता है। मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं, जैसे हमें पता है कि रेडिएशन जब देते हैं तो लोकल टिश्यू का बर्न होता है, लोकल आसपास की स्किन है, टिश्यू है, और जब ओरल कैंसर है, किसी को गले का है, तो जब रेडिएशन देते हैं तो उसकी टंग जो है और चीक का म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा, वो सारा का सारा बर्न होता है। तो ये मेदांता हॉस्पिटल में भी और बनारस में भी एक पीएचडी स्कॉलर जो हमारी आयुष नेट मिनिस्ट्री के उससे स्कीम से कर रहा है, वो भी उसी विषय को लेके कर रहा है कि रेडिएशन देने के तुरंत बाद अगर उस पेशेंट को हमारी मेडिसिन का को गले में रखने के लिए देते हैं, लगाने के लिए देते हैं, और ओरल मेडिसिन साथ में देते हैं, तो वो जो पोस्ट रेडिएशन जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत कम हो रहे हैं। डॉक्टर गीता कृष्णन का मेदांता हॉस्पिटल में इस प्रकार का एक ट्रायल का भी छपा है। तो साथ साथ में भी ट्रीटमेंट चल सकता है। अभी हम एक प्री क्लिनिकल स्टडी डीआरडीओ के साथ किए हैं, वो भी एक प्रॉब्लम लेके आए कि जब भी रेडिएशन दी जाती है तो जो स्किन टिश्यू जो बर्न होता है उसके कारण कॉन्ट्रैक्चर का बनना, और वो लंबे समय तक पेशेंट को जलन होना, और वो डिसफिगर हो जाता है वो एरिया। तो उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए कुछ चाहिए, वेरी सिंपल रेमेडी। हमें तो बताने में भी कोई हर्ज नहीं होता, लोग बोलते हैं कि अपनी ड्रग को पेटेंट करने के बाद बनाएंगे। हम जाति आदि तेल लगाते हैं, हमने जाति आदि घृत और जाति आदि तेल 2 कल्पनाएं बना के उनके दी, और हमारा ये कहना था कि आप इसको रेडिएशन देने से पहले उस एरिया पे अप्लाई करिए। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको तुरंत पोस्ट रेडिएशन इसको यूज करेंगे, और ऐसा किया। और उनके जो स्किन की जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी आई, ये करने के बाद, रेडिएशन करने के बाद एनिमल्स में वो स्किन जो थी वो क्वाइट हेल्दी स्किन मिली इन कंपैरिजन टू दोज हु वर नॉट अप्लाइड दिस जाति आदि तेल। तो मैं कहता हूं कि ऐसे ही हमें पता है कि जब कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं तो उस पेशेंट का पूरा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, हमारी दृष्टिकोण से उसका पित्त बढ़ता है,
और उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, भूख मर जाती है, लिवर डाउन हो जाता है। तो क्यों ना कीमोथेरेपी के साथ आयुर्वेद में इतनी ज्यादा पित्त शामन करने वाली और साथ साथ में लिवर को बूस्ट करने वाली कितनी सारी मेडिसिन हैं। बाल झड़ जाते हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसा जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रही है उसको हम बाल कटवाएं और उसके सिर पे लेप लगाना शुरू करें, पित्तहर लेप, हो सकता है वो बाल ना झड़े। परंतु बात ये है, मैं ये बार बार इस बात को स्ट्रेस कर रहा हूं कि अगर हम ये लेप भी लगाना चाहें सिर पे तो वो हमसे क्या कहते हैं कि आप पहले इसका एविडेंस लाइए। भाई जब आप काम ही नहीं करेंगे तो एविडेंस कहां से लाएंगे, जब पेशेंट ही नहीं मिलेगा। और जब आप हाथ खड़े कर देंगे अब हमारे पास कुछ नहीं है, 3 महीने सेवा करिए और ये पेशेंट की उम्र ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। गैप माय डियर इस जगह पर है। पोस्ट रेडिएशन कीमो तो हम योगदान दे ही रहे हैं, और मैं कहता हूं कि मेन केयर ट्रीटमेंट के साथ भी अगर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट चालू होता है तो ये एनकरेजिंग रिजल्ट होंगे। हम मोर हैप्पी डेज एंड मोर हैप्पी डेज उस पेशेंट की लाइफ में ऐड कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते आयुर्वेद वाले कि हम उसको ट्रीट कर देंगे, नो, हम रिलैप्स को रोक सकते हैं, हम उसकी कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हैं, हम उसकी मिजरी को कम कर सकते हैं, ये हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है, प्रोवाइडेड के एक अपॉर्चुनिटी तो सिस्टम को मिलनी चाहिए। इस पर अभी मतलब इसी दृष्टिकोण से ये जो जिस एक फ्रीडम की बात है उस पर अभी चर्चा भी इस पर भी हुई डॉक्टर साहब, वो किया ही था। एक चीज आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में भी जिस चीज का जिक्र किया था कि एक इंडिविजुअलिस्टिक प्रोटोकॉल एक होता है, वो उसको एक बार फिर से थोड़ा सा अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से वो अगर बताएंगे तो वो उपयोगी होगा थोड़ा। हाँ, मैं जरा सा उसको और स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है। इसको हमने प्रकृति से कोरिलेट किया है, हमारा सिद्धांत प्रकृति वाला है। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है जिसका टेम्परामेंट जो है वो बहुत हॉट है, और उस पेशेंट को अगर कैंसर होता है तो वो हमें पता है कि वो कीमोथेरेपी की ज्यादा डोज जो है वो सहन नहीं कर पाएगा। रेडिएशन की भी वो बहुत ज्यादा डोज जो है वो फुल डोज हो सकता है ना सहन कर पाए। और एक कफ प्रकृति वाला है जो कि बहुत उसका बॉडी बिल्ट भी बड़ा होता है, ज्यादा होता है, बॉडी मास भी ज्यादा होता है उसका, और उसकी सहन शक्ति भी अधिक होती है। तो ऐसे पेशेंट में रेडिएशन थेरेपी जो है वो लंबे समय तक दी जा सकती है, वो इसको सहन कर सकते हैं, वो फुल कोर्स ले सकता है। तो जो हमारी अप्रोच ऐसे पेशेंट में होगी, तो जो पित्त प्रकृति वाले के लिए हमारी अप्रोच होगी कि ही विल बी गिवन ए एग्रेसिव पित्तहर, और बहुत ज्यादा केयर की इसके लिए जरूरत है। जबकि कफ वाले के लिए हमारी अप्रोच जो है वो डिफरेंट होगी। तो ये ट्रीटमेंट में उसकी प्रोटोकॉल भी बदलेगी, उसमें ट्रीटमेंट की प्रोटोकॉल भी बदलेगी, मेडिसिन भी बदलेगी और डाइट भी बदलेगी। ये सारी चीजें हमारी उसके अनुसार चेंज होंगी। तो ये हमारी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। बट एक तरफ मॉडर्न का बड़ा सेट पैटर्न है, कीमो, रेडियो, ओरल या इंजेक्टेबल, ये सब चलेगा। परंतु जब पेशेंट इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिव केयर करनी है, तो लेट द फिजिशियन, आयुर्वेद फिजिशियन डिसाइड कि इसके लिए क्या प्रोटोकॉल हमें मुझे देनी है। वहां पर समस्या ये आती है, वो कहते हैं कि आप हर आदमी को अगर डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे। बट राम मनोहर जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने रिमोटोलॉजी पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मॉडर्न कंट्रोल से इंडिविजुअलाइज का काम एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है जिसको इंटरनेशनल फेम भी मिला है। तो ये पॉसिबल है, बट केवल समझने की बात है। और ये बेसिक हम अगर एविडेंस जनरेट कर लेते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं फिर कि भाई ऐसे टेम्परामेंट वाले लोगों के लिए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, मेडिसिन जो है वो बहुत जरूरी होंगी। तो मेरा ये कहना है जी। अभी इस पर ये जो मतलब प्रैक्टिस टू रिसर्च वाली जो आवश्यकता सबसे ज्यादा इसमें है, उस पर भी काफी विस्तार से राम मनोहर जी ने भी और विनीता जी ने भी इस पर चर्चा की। एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे और जानने की इच्छा थी कि आपने जिक्र किया था NIH का कि उसके साथ भी कुछ कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, वो किस दिशा में, मतलब उससे हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उस कोलैबोरेशन से क्या होगा उसका अपने को फायदा? वास्तव में
वास्तव में कोई मैं ये कहूं कि हमारे को बहुत बड़ा आउटकम आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या वो रिसर्च, हमारा ये एक प्रश्न उस सारी चर्चा में राम मनोहर जी भी थे और डॉक्टर गीता कृष्ण भी थे, मैं भी था और मेरा ग्रुप भी था। वास्तव में करना हमें वही है जो हम अपने देश में कर सकते हैं। और रही बात कि इसका बेसिक एविडेंस जनरेट करने के लिए कोई बहुत बड़े काम की जरूरत नहीं है। केवल एक प्लेटफॉर्म पे दोनों को आके जो कैंसर पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इंटीग्रेट करना है, और वो वही जो एविडेंस है दैट विल बी बिकम द बेस फॉर आवर फ्यूचर रिसर्च। हमने अभी तक अपने बॉम्बे के सेंटर से टाटा वालों के साथ मिलके एक इंटीग्रेटेड परफॉर्मा तैयार किया है कि अगर इंटीग्रेटेड हमें ये काम करना है तो हम पूरी पेशेंट की इंफॉर्मेशन, जिसमें मॉडर्न इंफॉर्मेशन अबाउट कैंसर और हमारी कौन सी डिजीज कैटेगरी में वो बैठता है, वो फुल इंफॉर्मेशन का एक बड़ा लंबा शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म एक हमने तैयार किया है। हम उसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनके साथ जो हमारा एक MOU के बाद जो पहला इंटरेक्शन हुआ है, उस इंटरेक्शन में उन्होंने ये समझना चाहा है कि गैप कहाँ है, वेयर इज द गैप इन अंडरस्टैंडिंग एंड इन प्रैक्टिकल अप्रोच। तो और हमने अपनी पोटेंशियल को प्रोजेक्ट किया उनको कि हमारे ये पोटेंशियल है। उन्होंने हमारे इस परफॉर्मा को भी अप्रिशिएट किया है कि दिस विल बी ए नाइस अप्रोच सो दैट वी हैव द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट एंड हिज डिजीज इन ए इंटीग्रेटेड फैशन। और उसमें इवेल्युएशन लेटर ऑन जो होगी वो मॉडर्न पैरामीटर की मॉडर्न फिजिशियन करेगा, और आयुर्वेद पैरामीटर की आयुर्वेद वाला एक ही परफॉर्मा पे अगर असेसमेंट करता है तो आउटकम को हम मेजरेबल आउटकम बना सकते हैं। अब हमने उस सारे जो 3-4 दिन का हमने एक सेमिनार उनके साथ वेबिनार जो हुआ है, उस वेबिनार को कंपाइल किया है। अब उनको हम प्लेटफॉर्म पे लेके हम फ्यूचर स्ट्रेटेजिक वर्क को प्लान करने के लिए उनको दे रहे हैं कि वो हमें विद इन इंडिया इस काम में हेल्प करेंगे थ्रू अप्रोच थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहां पर आके उनको ये अप्रोच अप्लाई करनी है, वो हमें आगे का रास्ता दिखाएं। वी आर रेडी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप लोगों ने इतनी, एक तो पहली जो चर्चा थी उसमें बहुत ही वो ज्ञानवर्धक थी, बहुत नई उसमें बातें थी, और अभी ये जो प्रश्नोत्तर का सत्र रहा उसमें भी बहुत सी जो चीज़ें थी, लोगों की जो शंकाएं थी, लोगों के मन में जो दुविधाएं थी, उनको भी बहुत विस्तार से और बहुत ही सटीक तरीके से आप लोगों ने उसका जो है समाधान रखा। तो मेरे ख्याल से सभी दर्शकों को इसमें बहुत उनका जो बढ़ता हुआ भरोसा है वो और उसमें जरा लहरें उछली होंगी भरोसे की, इसकी उम्मीद है। सो थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, एंड इट वाज अ वेरी नाइस एंड एनलाइटनिंग राम मनोहर जी, आपको मेरा नमस्कार। थैंक्स टू यू ऑल। नमस्कार सर। विनीता जी, आपको भी नमस्कार।